नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक कई विश्व नेताओं की उपस्थिति में शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों द्वारा फलस्तीन को मान्यता दिए जाने की निंदा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लौदी ने भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया। और चीन में वर्ष के सबसे भीषण तूफान रागासा के कारण 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा आज से शुरू हुई। इस सत्र के लिए विश्व के कई प्रमुख नेता न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। सत्र में गजा और यूक्रेन के युद्ध और फलस्तीन को अलग देश के रूप में बढ़ती पश्चिमी मान्यता के मुद्दों की चर्चा होने की संभावना है। इस वर्ष का विषय एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक है। महासभा में ब्राजील, अमेरिका, फलस्तीन, इजरायल, यूक्रेन के नेता आम चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं सीरिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष का 1967 के बाद पहली बार महासभा में संबोधन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने इसकी प्रासंगिकता की आलोचना करते हुए वैश्विक संघर्षों पर कार्रवाई का आग्रह किया। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव को खोखला बताया। श्री ट्रंप ने कहा कि वो गजा में युद्ध विराम के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने वार्ता करने वाले पक्षों से समझौते को अंतिम रूप देने का आह्वान किया। ट्रंप ने हाल ही में विभिन्न देशों के फलस्तीन को मान्यता देने की निंदा करते हुए कहा कि इससे हमास को लाभ होगा। उन्होंने हमास से बंधकों की बिना शर्त रिहाई की भी मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लौदी ने आज मोरक्को के बरशीद में भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच विकसित रणनीतिक साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का यह केंद्र स्वदेशी रूप से विकसित पहिएदार बख्तरबंद वाहनों का उत्पादन करेगा। इस अनुबंध के अंतर्गत इन वाहनों की आपूर्ति रॉयल मोरक्को सेना को की जाएगी। यह आपूर्ति अगले माह से शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ दुनिया के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का विश्वसनीय स्रोत बनने की क्षमताओं को विकसित करने के लिए है। मोरक्को का रणनीतिक स्थान अफ्रीका और यूरोप के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। श्री सिंह ने कहा कि इस केंद्र ने पहले ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों से रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। भारत कल न्यूयॉर्क में आयोजित राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुआ। बैठक में विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने राष्ट्रमंडल चार्टर में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आधुनिक समय की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रमंडल में सुधार पर प्रकाश डाला। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। एक रिपोर्ट। नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका की तीनों सेनाओं के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और कमांडरों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और भारत द्वारा आयोजित एडमिरल कप, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और मिलान जैसे आयोजनों में भागीदारी को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। इससे पहले कोलंबो के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में नौसेना प्रमुख ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत श्रीलंका की ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच निरंतर सहयोग का आह्वान किया। एडमिरल त्रिपाठी ने कल कोलंबो में IPKF स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एडमिरल त्रिपाठी श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे कल गाले संवाद में शामिल होंगे। अहमद मोइन फारूकी की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुमान को 40 आधार अंकों बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। जून में यह अनुमान 6.3% था। संगठन ने कहा कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति में ढील और मजबूत जीएसटी सुधारों से समग्र गतिविधि को बल मिलने की उम्मीद है। यह भी कहा गया है कि उच्च टैरिफ दरें देश के निर्यात क्षेत्र पर दबाव डालेंगी। मजबूत घरेलू आपूर्ति और निर्यात प्रतिबंधों के कारण भारत में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। चीन ने शक्तिशाली तूफान रागासा के आगे बढ़ने के कारण 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। रागासा के कल तक ग्वांगडोंग प्रांत में पहुंचने और उत्तरी वियतनाम की ओर बढ़ने की आशंका है। कैथे पैसिफिक की 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने की आशंका है, जबकि हांगकांग एयरलाइंस ने सभी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। उधर फिलीपींस में रागासा के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच लाओ में तेज वर्षा के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। रूस के वायु रक्षा बलों ने लगभग 23 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। इन मानव रहित ड्रोनों को निशाना मॉस्को था, जिन्हें रक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। इन हमलों ने मॉस्को में नागरिक हवाई यातायात को प्रभावित किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने रूस के लड़ाकू विमानों द्वारा एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की निंदा की है। नाटो ने इसे रूस की लापरवाह व्यवहार का हिस्सा बताया है। इससे पहले शुक्रवार को कथित तौर पर रूस के 3 मिग-31 विमानों ने फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। उधर रूस ने उल्लंघन से इंकार किया और कहा कि विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ही था। रूस ने यूरोप पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। गाजा शहर में कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार इजरायली टैंक आगे बढ़े हैं। गाजा में भारी गोलाबारी और विस्फोट की खबर है। नई तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इजरायल की सेना गाजा के पश्चिम में स्थित बीच कैंप तक पहुंच गई है। रविवार को हुए जमीनी हमले से ये भीषण कार्रवाई का संकेत है। इससे पहले सेना ने नागरिकों से यह इलाका खाली करने को कहा था। 6,40,000 से अधिक लोग यहां से निकल चुके हैं। नेपाल के अंतरिम सरकार ने युवा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है। आयोग का नेतृत्व विशेष न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की कर रहे हैं। आयोग को 3 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। हिंसक प्रदर्शन के पहले दिन यानी 8 सितंबर को पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी में 19 युवा मारे गए थे। इस आंदोलन में मरने वालों की संख्या 74 हो गई है। लगभग 130 घायलों का अब भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में इस वर्ष की पहली छमाही में वैश्विक निवेश रिकॉर्ड $386 बिलियन तक पहुंच गया है। ये वृद्धि दर 2024 की इसी अवधि की तुलना में 10% अधिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निम्न कार्बन पहलों को कम करने के प्रयासों के बावजूद ये वृद्धि जारी है। इंग्लैंड के जाने माने एम्पायर हेरोल्ड डिकी बर्थ का आज निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। लोकप्रिय एम्पायर डिकी अपने बेहतरीन फैसलों के लिए जाने जाते थे। डिकी ने 66 टेस्ट, 69 एकदिवसीय और 7 महिला एकदिवसीय मैचों में एम्पायरिंग की थी। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन आज मेघना रेड्डी ने क्वालीफायर में सीधे गेम में जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया है। अब मेघना के सामने थाईलैंड की तोनरुक साइहिंग की चुनौती होगी। अबू धाबी में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज श्रीलंका ने पाकिस्तान को 134 रन का लक्ष्य दिया है। कामिंदो मेंडिस की अर्धशतकीय पारी की मदद से श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 133 रन बनाए। फाइनल में पहुंचने की संभावना को बरकरार रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जरूरी है। सुपर 4 का अगला मुकाबला कल भारत और बांग्लादेश के बीच रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक कई विश्व नेताओं की उपस्थिति में शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों द्वारा फलस्तीन को मान्यता दिए जाने की निंदा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदी ने भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया। और चीन में वर्ष के सबसे भीषण तूफान रागासा के कारण 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।